हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द ऑर्डरिंग फैंटम। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्डरिंग फैंटम। अपनी अजीब और सिरन पैदा करने वाली कहानी में ये किस्सा जुड़ा है हिंदुस्तान के उत्तरी भाग के पहाड़ों से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक पुराने गांव में। सर्दियों में यह इलाका किसी जमी हुई दुनिया जैसा लगता है। हवा इतनी ठंडी कि सांस लेने पर चुभन होती है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की मोटी चादर ओढ़े और रास्ते जैसे समय ने उन्हें छोड़ दिया हो, सुनसान वीरान। सुबह का सूरज यहाँ बड़ा ही अजीब लगता है और धुंध के पीछे छिपी एक हल्की सी रोशनी की तरह उगता है। उसकी फीकी किरणें बर्फ से ढके ढलानों पर पड़ते ही अजीब सी चमक पैदा करती हैं, मानो कोई आंखें खोलकर घाटी को दूर से देख रहा हो। नीचे घाटी में फैले सीढ़ीदार खेत सर्दियों में सूने और बेजान दिखाई देते हैं और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ ठंडी हवा में कराहते हुए रहस्यमयी तरह से टकराते रहते हैं। कई ब्रिटिश लेखकों ने बहुत ऊंचाई पर एक घाटी देखी थी और उसकी सुंदरता की तारीफ की थी, लेकिन उन्होंने शायद इस सर्द सन्नाटे को कभी रात में महसूस नहीं किया। यहीं मौजूद है वह ब्रिटिश राज का बना एक लकड़ी का गेस्ट हाउस, जिसकी दीवारों में अब भी बीते समय की ठंडी परछाइयां कैद हैं। सर्द रातों में जब बर्फ गिरने की आवाज़ भी सुनाई देती है, तब इस गेस्ट हाउस के भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे आज भी यहाँ के लोग याद करते हैं। पहाड़ियों की ओर जाते समय ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ये जगह कभी रात गुजारने की एक शानदार मंजिल हुआ करती थी। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ, जमी हुई हवाएं और दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। दिन के उजाले में इसकी प्राकृतिक सुंदरता किसी प्रेत की मौजूदगी को एक सिरे से हटा देती थी, लेकिन सर्द रातों में जब बर्फ के ऊपर कदमों की आवाज़ भी गूंज बन जाए, तब यही खूबसूरती एक डरावना रूप ले लेती है। इसी बारे में गांव के लोग एक दिलचस्प और सिरन भरी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई, जो खुद यहीं का रहने वाला है। उसने कहा, यहाँ प्रेत आम प्रेतों जैसे नहीं हैं। ये शुरू से ऐसा नहीं था, बल्कि आज़ादी के बाद आया। ये प्रेत एक पूरे परिवार से जुड़ा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उस परिवार से कभी बात नहीं कर पाया। लोग कहते हैं वे अब भी डरते हैं। असल में ये प्रेत उनके पीछे लग गया था एक जंगली इलाके से, यानी एक जंगली कबीले से, और उसका कभी असली घर भी था। वहाँ पर उसे कई सालों तक भगाने की कोशिश की गई, और हैरानी की बात तो ये है कि सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि युवा और पढ़े लिखे लोग भी आज तक इसके होने पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। आचार्य साहब का परिवार अपनी पुरानी जगह को छोड़कर अपने पुश्तैनी गांव में आकर बस गया। आचार्य साहब बेहद अमीर थे। कहते हैं वो अपने साथ सोने और गहनों का एक भारी खजाना लाए थे। ये पैसा उन्हें कैसे मिला, इसके पीछे दो मशहूर कहानियां सुनाई जाती हैं। कहा जाता है आचार्य साहब एक व्यापारी थे और यहाँ पर आने से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को सोने में बदल लिया था। लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग दूसरी कहानी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक रहस्यमयी कहानी कहते हैं, जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ पर एक अमीर शख्स था जिसने आचार्य साहब को अपने बेटे की तरह गोद ले लिया था। और जब वहाँ पर अफरा तफरी मची तो उस अमीर शख्स ने अपना पूरा खजाना आचार्य साहब के हाथों में सौंप दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर ये सब सच था तो फिर इस बर्फीली घाटी में आज तक कौन भटक रहा है। एक और बात है, आचार्य साहब जब अपने पुश्तैनी गांव में बस गए थे तो उनके साथ एक प्रेत भी आया था। प्रेत जो खजाने की रखवाली करता था, उसे भी आचार्य साहब के साथ यहीं आना पड़ा। सर्द पहाड़ों के इस इलाके में पहले से ही कई लोकल प्रेत यहाँ रहते थे और उन्हें किसी भारी प्रेत की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये प्रेत सबसे अलग थलग रहता है और सिर्फ आचार्य साहब के परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है, बर्फीली रातों में खजाने की रखवाली करता है, तो उन्होंने उसे सहन कर लिया। अब प्रेत ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का फैसला किया। हर रात हर दिन नई नई शरारतें। कभी खिड़कियों पर जमी बर्फ अपने आप टूट जाती, तो कभी खेतों में रखे पैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। तब इस इलाके में लगभग 50 परिवार रहते थे, लेकिन समय के साथ बर्फ की तरह वो भी गायब हो गए। इस माइग्रेशन की सबसे बड़ी वजह वह प्रेत था। उसकी शरारतों से गांव वालों को भारी पैसों का नुकसान हुआ और डर के मारे कई परिवार रातों रात गांव छोड़कर चले गए। मेरे दोस्त ने इस प्रेत के बारे में और भी कई बातें बताई। उस रात डिनर के बाद उनके चाचा पास के गांव में अपने घर के लिए निकले।
सब ने उन्हें समझाया कि इतनी रात हो चुकी है, बर्फ गिर रही है, यहीं रुक जाइए, लेकिन उन्होंने ये सलाह नहीं मानी। बार बार समझाने के बावजूद वो बर्फ से ढके रास्ते पर अपने घर की ओर निकल पड़े। रात गहरी थी, हवा इतनी ठंडी कि कान सुन हो जाएं। चारों तरफ सफ़ेद धुंध और जमी हुई खामोशी। 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि अचानक वो चीखते हुए वापस लौटे। उनकी आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई गांव तक पहुंची। वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीट रहे थे, मानो किसी चीज़ से जान बचाकर भाग रहे हों। उन्हें शांत करना अब बहुत मुश्किल था। वह पूरी तरह से कांप रहे थे और कुछ ऐसा बड़बड़ा रहे थे जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। उस रात के बाद वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। करीब 1 महीने बाद जब वे थोड़ा संभले, तब उन्होंने उस मनहूस रात की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया वह मुश्किल से कुछ ही मिनट चले होंगे और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक और आदमी उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा शायद कोई दूसरा गांव वाला होगा। उन्होंने आवाज़ दी, रुकने को कहा ताकि दोनों साथ चल सकें, लेकिन वो आदमी ना रुका ना मुड़ा, बस चुपचाप चलता रहा। अब चाचा जी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जैसे ही वह उसके पास पहुंचे, उन्होंने उस आदमी को ठीक से देखने की कोशिश करी और जब उन्होंने देखा तो उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से अनजान था और उन्होंने उसे गांव में पहले कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि वह कुछ पूछते, वो आदमी बड़ा होने लगा और उसका कद भी बढ़ने लगा। विशाल, बहुत विशाल, इतना बड़ा हो गया कि उसका चेहरा देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ा। अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि ये कोई मनुष्य नहीं है बल्कि एक प्रेत है, और उनकी टांगें जम गईं और वो बुरी तरह कांपने लगे और फिर चीखते चिल्लाते मदद के लिए उल्टी दिशा में दौड़े। कांपती आवाज़ में उन्होंने बाद में कहा, उसने एक अजीब तरह का इंग्लिश सूट पहना हुआ था और गांव वालों का कहना है वह प्रेत सिर्फ रात में ही नहीं, दिन के उजाले में भी दिखाई देता है और आज भी लोगों के साथ अपनी शरारतें करता रहता है। गांव वालों के लिए ये सब किसी परेशानी से कम नहीं था। हालांकि अजीब ये बात थी कि उस प्रेत का व्यवहार कभी भी हिंसक नहीं था। उसकी शरारतें रहस्यमयी ज़्यादा थीं। सर्द रातों में वह चुपचाप गायों का दूध पी जाता और सुबह होते ही गाय अचानक दूध देना बंद कर देती। परेशान गांव वाले मजबूरी में उन्हें बहुत कम दामों में बेच देते और कुछ ही दिनों बाद पता चला कि वही गाय नए मालिक के यहाँ फिर से भरपूर दूध देने लगी है। और फिर पशु चिकित्सक को बार बार बुलाया जाता। बर्फीली घाटी में वो घंटों गायों की जांच करता, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता जो गलत हो। मैं समझ ही नहीं पाया। मेरे दोस्त ने कहा कि बिल्कुल स्वस्थ गायें अचानक दूध देना क्यों बंद कर देती हैं। समय बीतता गया और लगभग काफ़ी अरसे बाद गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया अब इस घाटी में प्रेतों का राज खत्म करना होगा। कहा गया कि स्थानीय देवता के आगे हम पूजा करेंगे और वह प्रेत समेत सभी और प्रेतों को यहाँ से भगा देंगे। इस काम के लिए एक शुभ दिन चुना गया और बर्फ से ढकी चोटी पर एक विशाल मैदान में आसपास के सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए। चारों तरफ ठंडी हवा और बर्फ और ढोल की गूंजती आवाज़ें। मेरा दोस्त भी उस भीड़ में था। तब वह सिर्फ एक छोटा लड़का था। ये कोई साधारण आयोजन नहीं था, ये बहुत बड़ा और बहुत महंगा कार्यक्रम था। देवता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ और फल चढ़ाए। घंटों तक नाच गाना चलता रहा। ढोल की थाप और पूजा की गूंज बर्फीली पहाड़ियों से टकराकर वापस आ रही थीं और अब उन लोगों को बुलाया गया जो लोग प्रेतों से परेशान थे। एक एक करके सबको देवता के सामने खड़ा किया गया। देवता ने प्रेतों को पकड़ लिया, लेकिन सवाल ये है कि वह उस प्रेत को वाकई कैद कर पाया या वो आज भी उस बर्फीली घाटी में भटक रहा है। कहा जाता है कि उस रात देवता अपने साथ सभी प्रेतों को ले गया और उन सभी प्रेतों को अपने मंदिर में हमेशा के लिए कैद कर लिया, पर एक प्रेत छूट गया। ये इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि उस रात आचार्य साहब वहाँ नहीं थे। गांव वाले जानते थे ये प्रेत उन्हीं के घर में रहता है, लेकिन आचार्य साहब की हैसियत और डर की वजह से किसी ने देवता को ये बात नहीं बताई। असल में बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। कहते हैं प्रेत ने अपने मालिक से गिड़गिड़ाकर विनती की कि उसे अनजाने प्रेतों के साथ न रखा जाए। फिर उसने ये वादा भी किया कि वह किसी को परेशान नहीं करेगा, बस चुपचाप घर में शांति से रहेगा। और फिर कुछ सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन बर्फ की तरह वो वादा भी धीरे धीरे पिघल गया। अब आचार्य साहब के घर में कोई और आ गया है। वो लोग वहाँ से वो घर छोड़ के चले गए और जो वहाँ रहता है वो ये बताता है कि ये प्रेत उससे रोज़ बात करता है। हैरानी की बात तो ये है
कि वह उसकी मौजूदगी को शुभ नहीं बल्कि एक खुशहाली का संकेत मानता है। उसका मानना है कि प्रेत की वजह से घर में काफ़ी खुशहाली आई है। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अब भी बाकी है। यह प्रेत अपने पुराने स्थान पर जाना चाहता है और उसकी एक बड़ी वजह है वो खजाना जिसका वो रखवाला बनकर आया था और अब उस सोने के बिना वो वापस नहीं जा सकता। वो खजाना पिछले 80 सालों से धीरे धीरे खत्म हो चुका है। आचार्य साहब के घर में जो भी शादियां हुई, फिर बच्चे हुए और सब खजाना उन सब में बढ़ गया। यही वजह है कि वह प्रेत आज भी इस बर्फीली धरती में फंसा हुआ है, मगर वो लौटना चाहता है लेकिन लौट नहीं सकता। हालांकि एक बात गांव में आज भी मानी जाती है, आचार्य साहब के परिवार के प्रति उस प्रेत की वफादारी पर कभी भी सवाल नहीं उठा और इसी परिवार से जुड़ी एक और घटना अब भी बाकी है। एक बार आचार्य साहब का एक पुराना कर्मचारी जो एक एक्सपर्ट ट्रक ड्राइवर था, निजी कारणों से नौकरी छोड़कर चला गया। आचार्य साहब को यह अंदाज़ा नहीं था कि वह इस नौकरी को क्यों छोड़ के चला गया। कहते हैं उस सर्द मौसम में आचार्य साहब को एक बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा था। उनका एक ट्रक जिसे एक अनुभवहीन जवान लड़का चला रहा था, बर्फ जमी पहाड़ी पे सड़क से फिसलता हुआ सीधे नीचे घाटी में लुढ़क गया। चारों तरफ टूटे लोहे की आवाज़ें और सफ़ेद धुंध में खामोशी। नुकसान बहुत बड़ा था। आचार्य साहब ने अपने पुराने एक्सपर्ट ड्राइवर को वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स नहीं माना और यहीं से कहानी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। बिना किसी साफ वजह के वो ड्राइवर अचानक बीमार पड़ गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था और उठ भी नहीं पा रहा था। फिर उसने कांपती आवाज़ में आचार्य जी को बताया कि वह प्रेत मुझे परेशान कर रहा है और वो कहता है कि आचार्य साहब के पास वापस नौकरी पे जाओ। काफ़ी महीने हो गए हैं वो ड्राइवर उस अदृश्य प्रेत की लगातार कोशिशों को सहन करता रहा, कभी बर्फीली रातों में जागते हुए, कभी कहीं। अब आखिरी उपाय के तौर पर ड्राइवर का परिवार उसे पास के मंदिर के एक पंडित के पास ले गया, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी और वह परिवार के साथ काफ़ी परेशान था। लेकिन यहाँ भी एक चौंकाने वाली बात हुई। उस पंडित ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो इस ड्राइवर को परेशान करता ही रहेगा, क्योंकि वह प्रेत अपने मालिक के प्रति इतनी गहरी और निस्वार्थ भक्ति रखता है कि उसमें दखल देना मेरे बस की भी बात नहीं है। बस उन्होंने एक सलाह दी कि आचार्य साहब की नौकरी फिर से शुरू कर दो। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही ड्राइवर ने आचार्य साहब के यहाँ वापस काम करना शुरू कर दिया, उसकी सेहत चमत्कारी रूप से ठीक हो गई। मगर अभी भी वह प्रेत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वो वैसे ही शरारतें करता और लोगों को परेशान कर रहा था। सब गांव वाले परेशान थे। उन्होंने आचार्य जी के साथ एक मीटिंग करी और फिर यह निर्णय हुआ कि आचार्य जी के पास एक पुरानी पुश्तैनी फोटो है जिसके अंदर उस खजाने की भी एक फ़ोटो मौजूद है। क्यों नहीं किया जाए, सब लोग अपने घरों से कुछ मिलता जुलता सोने का सामान लाएं और उस खजाने जैसा एक संदूक बना दें और फिर इस संदूक को ले जाकर दूर कहीं जंगल में गाड़ दिया जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। गांव वालों से थोड़ा थोड़ा सोना लेकर एक संदूक तैयार किया गया जो बिल्कुल खजाने के संदूक से मिलता जुलता था। ये देखकर प्रेत उसकी ओर आकर्षित हो गया। फिर उस संदूक को ले जाकर कुछ लोगों ने बहुत दूर, करीब 180 किलोमीटर दूर एक जंगल में गाड़ दिया और प्रेत वहीं रह गया। वो लोग वापस आ गए सुरक्षित। क्योंकि वो खजाने का रखवाला था इसलिए वो वहीं रह गया। सब गांव वालों को और आचार्य जी को इस प्रेत से छुटकारा मिल चुका था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द ऑर्डरिंग फैंटम। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय करें। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ, अजब गजब स्टोरीज फोएवर। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाई बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।